Hello friends, welcome to channel. So in this video we will discuss the revision strategy for the paper 2 as well as the paper 1. पेपर 1 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे बिकॉज एक दो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एंड आल्सो इन पेपर 1 मेरा अच्छा स्कोर था तो उसके बारे में बता दूंगा आपको. So first we have to understand the what should be the revision strategy for the paper 2. So this video especially for the जो पेड ग्रुप मेंबर के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए है. सो चारों ग्रुप के जो जितने भी एस्पिरेंट हैं इसको आप अच्छे से फॉलो करिए और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिवीजन करने के लिए. ये वीडियो स्पेशली इसके लिए है, रिवीजन के लिए. सो व्हाट स्ट्रैटेजी वी हैव टू फॉलो फॉर द रिवीजन बिकॉज तीनों बैच में जो है यूनिट 10 तक जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है. सो आपके पास नोट्स हैं, आपके पास सभी कंपाइलेशन है, यू हैव आल्सो द पीडीएफ एंड ऑल द वीडियोज़ एंड आल्सो जो पहला बैच है उसमें एक मॉक टेस्ट भी हो गया है. सो आपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया होगा. यू हैव टू आल्सो सॉल्व द क्वेश्चन एंड उसकी जो आंसर की है वो भी मैंने लास्ट नाइट में शेयर की थी. सो आपने उसको एनालाइज भी किया होगा. सो वही देखेंगे कि आपको रिवीजन कैसे करना है. नाउ यू हैव ऑल द इम्पोर्टेंट मटेरियल्स एंड ऑल द कंटेंट. सो आपको कैसे उसको रिवाइज करना है इसको इसमें डिस्कस करते हैं. हियर दिस इज ऑल अबाउट मी. नाउ what should be the strategy to revise all the material so that you can clear this NET JRF in the 2021. सो अभी आपके पास टाइम भी काफ़ी है बिकॉज ड्यू टू द कोरोना वायरस आपके पास अभी 1 या 2 मंथ हैं बिकॉज अभी 1-2 महीने कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है जब तक नॉर्मल जो कंडीशन है जो नॉर्मल नहीं हो जाती है. सो व्हाट शुड बी द की दैट टू रिवाइज द होल सिलेबस एंड सो आपके पास नोट्स भी हैं, हो सकता है आपके पास बुक भी होगी ही. सो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ. पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको यूनिट 1 से यूनिट 10 तक ये जैसे कि जो और स्टूडेंट करते हैं, मैंने भी देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे साथ जो प्रिपरेशन करते थे, दे स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट 1 एंड कम्प्लीट टू द यूनिट 10, लगातार पढ़ते रहते हैं. एंड इसमें आपको ये पता नहीं होता है कि आपको आता है क्या नहीं आता है, आप सब कुछ पढ़ते जाते हैं, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है. So what are the key to revise the whole syllabus? First thing that you have to solve the previous question paper. So revise करने के लिए इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है आपको मैं बता देता हूँ. आपको बेसिकली यू हैव टू फॉलो दी रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक. इसका मतलब क्या होता है कि आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको रिवाइज करना है. इसका ऐसा क्यों करना है बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं आती, कौन सी यूनिट के क्वेश्चन आप पे सही नहीं हो रहे हैं, आपके पास कौन सा फैक्चुअल डेटा नहीं है. सो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, तब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे आपके क्वेश्चन कितने गलत हुए हैं और किस प्रकार का डेटा आपको याद नहीं है. या जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 40% या 30% जितना भी आपका नॉलेज है उसके अनुसार आपके क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं 20%, सो उनको आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है. उसको जो आपकी मिस्टेक ना आपने की है उसको मार्क करना है, क्या मिस्टेक्स हैं, हर एक क्वेश्चन पे आपको लिखना है कि ये जो क्वेश्चन है गलत किस वजह से हुआ है. क्या आपके पास फैक्चुअल डेटा नहीं है, क्या आपको कोई कॉन्सेप्ट जो है आपको नहीं आता है, या फिर ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी नया है, आपने नहीं पहली बार देखा है, तो आपको उसमें रिमार्क देना है. हर एक क्वेश्चन पे आपको रिमार्क देना है. बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, सो मैं आपको बता रहा हूँ. सो यू हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी. यू कैन आल्सो यूज अदर स्ट्रैटेजी जो आपके लिए सूटेबल हो. सो आपको उसमें रिमार्क देना है कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है. सो यू हैव टू एनालाइज एवरी क्वेश्चन. सो इससे क्या होगा कि आप जब दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो जो क्वेश्चन आपको आते होंगे उनको दोबारा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि उस पर कोई रिमार्क नहीं है. जिस क्वेश्चन पर रिमार्क है आपको उसी को सॉल्व करना है, उसी को दोबारा अटैम्प्ट करना है, जिससे क्या आप टाइम सेव कर पाएंगे. और आप जब एनालाइज करेंगे, अपनी मिस्टेक को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आने वाले समय में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो जो क्वेश्चन आपने गलत किए थे 100% आप सही करके आएंगे. सो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की है फॉर द डिवीजन. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टाइप. क्वेश्चन किस प्रकार का है. जैसे कि आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, कि किस प्रकार का क्वेश्चन है. उसको आगे हम लोग अभी देखेंगे कितने प्रकार के टाइप हैं, अपने जो एग्ज़ाम होता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको आगे देखते हैं. सो आप ये भी देखिए कि क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार का है. एंड दी फैक्चुअल डेटा रिटेनिंग टेक्निक्स. सो अगर बात करें फैक्चुअल डेटा की, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको जीआरएफ दिलाने के लिए. बिकॉज फैक्चुअल डेटा सब लोग याद नहीं कर पाते हैं, या जो लोग याद कर पाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि बेसिकली क्या चीज़ें याद करनी है, किस चीज़ को छोड़ना है, और कौन सा पोर्शन जो है ज़्यादा उसको उस पर फोकस करना है. सो मैंने आपको कंपाइलेशन दी है, आप कंपाइलेशन को डेली पढ़िए.
फैक्चुअल जो डेटा होता है उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। और जैसे कि आप पूरे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जो भी फैक्चुअल डेटा है उसको मैंने या तो टेबल के फॉर्म में दिया है आपको नोट्स में, या फिर उसको अलग से दिया है कंपाइलेशन में। मैं इसलिए टेबल बना देता हूँ। टेबल बनाने से क्या होता है कि आप याद जल्दी कर लेते हैं। जब आपके पास जो डेटा होता है बाइफरकेटेड होता है तो आप उसको याद नहीं कर पाते हैं या समय लगता है। बट देन व्हेन यू हैव द डेटा इन द टेबल फॉर्म देन यू इजीली लर्न और उसको जल्दी याद कर ले, रिटेन कर सकते हैं। सो जो फैक्चुअल डेटा है उसको आप याद करिए। आप कंपाइलेशन है उसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। प्रिंट आउट कराने के बाद नियर अबाउट 20 to 30 पेजेस होंगे। उनको सभी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, प्रोविजंस, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स के थिंकर के नाम हैं या जितने भी डेट एंड डेट्स हैं, इन सबको मैंने आपको कंपाइलेशन दे दिया है। सो आप इसको लगातार डेली पढ़ते रहिए, या डेली या फिर एटलीस्ट 2 दिन में पढ़िए। क्योंकि जो फैक्चुअल डेटा होता है ऐसा नहीं है कि आप उसको 1-2 हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं, आप भूल जाएंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, ट्राई टू सॉल्व द मॉक एंड PYQ ऑन द एग्जाम स्टैंडर्ड टाइमिंग। और आप कोशिश करिए कि जो एग्ज़ाम जिस टाइम पे एग्ज़ाम होता है, जैसे कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। सो आपका एग्ज़ाम कब है अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड आया भी नहीं है। सो आप इंश्योर कीजिए कि आप एक दिन आप मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक दिन इवनिंग शिफ्ट में। आप 3 घंटे लगातार बैठिए। आप जब लगातार बैठेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, आपकी बॉडी और आपका माइंड उस टाइमिंग में सही से फंक्शन करेगा और इफेक्टिवली और काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। सो ये आप इंश्योर कीजिए कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉक टेस्ट सॉल्व करें, PYQ सॉल्व करें, सो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द एग्जाम स्टैंडर्ड टाइमिंग इन द इवनिंग शिफ्ट और इन द मॉर्निंग शिफ्ट। सो आपको लगातार 3 घंटे बैठना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन जो मैंने अभी वो बताए हैं किस प्रकार के होते हैं, वो उसको कैसे याद करना है। जैसे कि अगर बात करें फैक्चुअल डेटा है तो उसको लगातार आपको याद करना होगा। अल्टरनेट डे, जैसे 2 दिन में या लगातार डेली याद करना है, 3 दिन में उसको लगातार आपको याद करते रहना। जैसे कि इंपॉर्टेंट थिंग करने में बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट है, गवर्नमेंट के जो एक्ट लाए जाते हैं उनके द्वारा, उन सब की ईयर है, जैसे मैंने आपको कंपैरिजन दिया है। सो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, कब वो इस्टेब्लिश हुई है, क्या उसका नाम है, क्या उसका फुल फॉर्म है। एक्रोनिम से भी पूछे जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सो उन सबको मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, और कुछ अभी डेटा रह गया उसको मैं शेयर कर दूंगा। सो इन सबको आपको लगातार पढ़ते रहना है। सोशल मूवमेंट, जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुए पे आप यूनिट 1 में मैंने मेंशन किया हुआ है। इसी वजह से मैंने फ़ोटो भी उसमें लगाई हुई है कि फ़ोटो देख करके और जो टेबल जो होती है उससे याद करने की आप जल्दी याद कर लेते हैं। सो ये सोशियो मूवमेंट जो लीडर हैं, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो TPSP के आर्टिकल हैं, या फिर जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं, उन सभी को याद कर लीजिएगा आप। उसका भी मैंने टेबल के फॉर्म में ही दिया है ताकि आप अच्छे से याद कर पाएंगे। ये सभी जो है क्वेश्चन आते हैं, और ये जो क्वेश्चन सब लोग सही नहीं कर पाते हैं। इवन काफ़ी जो लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो वो भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं, बिकॉज उसको लगातार वो याद नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम में आते हुए भी। सो आप लगातार इनको पढ़ते रहिए। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की है रिवीजन के लिए। सो रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट की और उसको फिनिश कर दिया पूरा यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। ये बहुत ही गलत तरीका है, कुछ स्टूडेंट इसी को फॉलो करते हैं। रिवीजन का मतलब होता है कि आप एक ऐसी टेक्निक का यूज करेंगे कि आपका जो जितना पढ़ा हुआ है आपने है, जो आपको आता है उसको स्किप करना है, जो आपको नहीं आता उस पर फोकस करना है। इसे बोलते हैं रिवीजन। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आप एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि कुछ थ्योरी है, उनके थिंकर के नाम है, नेम तो चलो याद करना होता है, थ्योरी क्या, जैसे कि बात करें मार्क्सिज्म की थ्योरी क्या है, वो आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको समझ लिया, पढ़ लिया तो आपको याद रहेगी। सो उसको या आप रिवाइज कर दिए 15 दिन में, 10 दिन में। सो जैसे टाइम सेव होगा तो आप टाइम जो बचेगा आप फैक्चुअल जो डेटा होता है उस पर उसको रिवाइज करने में लगा दीजिए। सो रिवीजन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको आती है या जो कॉन्सेप्चुअल है उनको आप कम पढ़िए, जो चीज़ फैक्चुअल डेटा है उसको आप ज़्यादा पढ़िए। इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या है, ये आपको बार बार नहीं पढ़नी होती है, ये आपको पता होता है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि क्या इसका सही हो सकता है। नेक्स्ट अप्लाइड, ऐसे क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट अफेयर से हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो कि जिसमें आपको पूछा जाता है आपकी एनालॉजी या आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं कि आप उस पर क्या सोचते हैं, कैसे क्वेश्चन आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको अगर आपने थ्योरी पढ़ी है अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका फैक्चुअल डेटा क्लियर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने मॉक टेस्ट में डाला हुआ है, सो आप वहाँ से नियर अबाउट 30 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और भी क्वेश्चन रहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा करंट अफेयर की।
जैसे कि इन्वायरमेंट को लेकर के कोई अगर कन्वेंशन हुआ है करंट ईयर में, उसको याद कर लेना है, या महिलाओं, बच्चों या वर्कर्स के लिए कोई नया लॉ बनाया गया है इंटरनेशनल, नेशनल, तो ये सभी जो आते हैं आपके करंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पैसेज क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताएं, ये जो 5 नंबर के होते हैं फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप कुछ एक स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, जैसे कि पैसेज के लिए क्या करना है, आपको डेली एक पैसेज सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व द पैसेज डेली, एटलीस्ट 1 पैसेज। सो इससे 2 चीज़ें होंगी। फर्स्ट वन थिंग दैट इज़ कि आप टाइमिंग जो आपकी है वो कम होती जाएगी। जैसे अगर आप पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, आपको 5 मिनट लग रहे हैं, सो आपके 5 मिनट से 4 मिनट होंगे, 3 मिनट होंगे, ऐसे ऐसे समय जो है कम होता जाएगा आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे पैसेज को। बिकॉज जो पैसेज है जो दोनों पेपर में आता है, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। सो जब आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार, सो आप प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी टाइमिंग सेव होगी और क्वेश्चन को सही करने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। और जब एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि समय कम होता है, हमेशा ही आप देखेंगे जब आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा समय कम है। तो पैसेज जो हैं आपके गलत नहीं होंगे। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, मेरा कोई भी पैसेज गलत नहीं था, पेपर 1 और पेपर 2 में। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपका जीआरएफ क्लियर होता है। नेक्स्ट है, और मैं पैसेज को डेली करता था, एक पैसेज पेपर 1 से, एक पेपर 2 से, दोनों पैसेज को डेली सॉल्व करता था, और एक मॉर्निंग टाइम में, एक इवनिंग टाइम में। सो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं नियर अबाउट 4 से 5 घंटे केवल पेपर ही सॉल्व करता था। पेपर में आपका PYQ है, MCQ है, जो भी कुछ मिल जाता था उसको सॉल्व करता था। नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को बताते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कि आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी कैसी है। सो इसमें आपको नॉलेज भी होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं है जो पेपर 1 में आते हैं कि इसमें आपको केवल असर्शन में जो दिया है वो सत्य है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें असर्शन में जो कुछ दिया है वो गलत भी हो सकता है। सो यू हैव टू इंश्योर दैट कि असर्शन में क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग और राइट, ये भी आपको देखना होता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये अलग होते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन से जो पेपर 1 में आते हैं। सो ये आपको इंश्योर करना है कि आपको नॉलेज भी होना चाहिए थ्योरी के बारे में। देन यू हैव टू आल्सो चेक द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट की जो रीजनिंग है वो सही से उसको एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं कर रही है। सो ये आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, डेली बेसिस पे नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चन, इनको भी आपको सॉल्व करना है। आप जब PYQ करेंगे तो आप कोशिश करिए कि इनको पहले कर लीजिए, या फिर अपने अनुसार जैसे आपको लगे, कि आपको छोड़ना नहीं है। किसी भी जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, पैसेज क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना ही करना है। सो यहाँ पर अगर बात करें रिवीजन के लिए, मैंने ये सब बताया। सो क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, पहली बात कि आपको पैसेज डेली करना है, असर्शन रीजन क्वेश्चन डेली करने हैं, और फैक्चुअल डेटा को डेली पढ़ना है। डेली मीन्स या तो आप अल्टरनेटिव पढ़ सकते हैं, 2 दिन में एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप डेली नहीं पढ़ पाएंगे सब कुछ, सो आप 2 दिन में पढ़ लीजिए, ठीक है। पैसेज आप सॉल्व कीजिए, असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो फैक्चुअल डेटा है, जो कंपाइलेशन है, उसका आप प्रिंट आउट करा लीजिए, या फिर मोबाइल से, लैपटॉप से, जैसे भी पढ़ते हैं उसको डेली पढ़ते रहिए। और जो कॉन्सेप्चुअल डेटा है, उस कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरीज हैं उनको आप 4 दिन में, 1 वीक में पढ़िए, क्योंकि वो तो याद रहेगा, तो काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो अगर और बात करें हम, जो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो PYQ सॉल्व करेंगे, तो उससे जो भी आप रिमार्क देंगे, तो उसको भी आप लिख लीजिए करिए कि आप इसमें गलत जो किया है उसको क्या सही है, उसका क्या सही आंसर हो सकता है, उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। जैसे कि PYQ आपने सॉल्व किया आज, तो 2 दिन में, 3 दिन बाद जो आपके क्वेश्चन गलत हुए थे उनको भी एक बार रिविज़न करना है। सो यू हैव टू फॉलो दैट 50-50 रेशियो, कि मतलब 50% आपको रिविज़न करना है और 50% आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का पूरे सिलेबस को और हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने का, कि 50% आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, यू हैव द नोट्स, यू हैव द वीडियो, सब कुछ आपके पास है। सो आप केवल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और 50% टाइम में, एंड 50% टाइम में आप केवल उसका रिवीजन कीजिए, पेपर को एनालाइज कीजिए, उसके अनुसार जो आपका गलत हुआ है उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, उस थ्योरी को पढ़िए, उस फैक्चुअल डेटा को पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, और ये आप लगातार करिए। अभी आपके पास समय है, 2 महीने, 1.5 महीने है, जितना भी है, ऐसा करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले तक। अब हम बात करते हैं पेपर 1 के लिए। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द पेपर 1। सो पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रैटेजी कोई अलग नहीं होती है, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग पेपर 1 को अलग तरीके से उसको फॉलो करते हैं और पेपर 2 को अलग तरीके से। सो व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी।
मैंने पेपर 1 और पेपर 2 को साथ में ही उसको प्रिपेयर किया था सेम स्ट्रैटेजी के साथ। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं, जैसे कि मैथ रीजनिंग जो है पेपर 2 में नहीं होती है। सो व्हाट यू हैव टू मेक इंश्योर दैट कि मैथ और रीजनिंग को डेली आपको सॉल्व करना है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, या फिर ऐसे कि आप अगर एक हफ्ते में या आप बोल सकते हैं कि आप 2 हफ्ते में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथ के, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो अगर बात करें मेरी, तो मैं मैथ और रीजनिंग डेली का सॉल्व करता था। 5 क्वेश्चन मैथ के, जैसे कि फॉर एग्जांपल CISI इसके 5 क्वेश्चन ले लिए, या फिर DI का क्वेश्चन ले लिया पूरा 5 नंबर 5 क्वेश्चन जो होते हैं, या फिर परसेंटेज के 5 क्वेश्चन ले लिए। सो डेली बेसिस पे आप मैथ कीजिए, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, उनको सॉल्व करिए, क्या उसमें गलती आपने की है उसको देख लीजिए। मैथ में यही है कि आपने क्या अटेम्प्ट किया है, क्या गलती है, क्या आपका जो फार्मूला गलत हुआ, या आपकी जो स्ट्रैटेजी अप्रोच थी वो गलत थी, या फिर जो ऑप्शन, और साथ ही साथ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैथ के जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसको आसानी से आप देख करके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पैसेज इसमें भी होता है, पैसेज पेपर 1 में भी होता है, पेपर 2 में भी होता है। दोनों की एक पैसेज आपको डेली करना है। ये जो है कि मैथ रीजनिंग पैसेज, असम्पशन रीजन क्वेश्चन, फैक्चुअल डेटा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों से, इनको आपको डेली बेसिस यहाँ पर अल्टरनेट डे आपको पढ़ते रहना है लगातार पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के लिए अगर मैं बताऊँ, पेपर 1 में मेरे जो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे 99.99 परसेंटाइल था। सो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों को साथ में पढ़ता था, और मैथ रीजनिंग पैसेज, असम्पशन रीजन क्वेश्चन, फैक्चुअल डेटा, ये 5 चीज़ें इनको मैं डेली बेसिस पे पढ़ता था। 2 घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय है आप ये फैक्चुअल डेटा पे मैथ रीजनिंग और पैसेज को डेली करिए। मेरा कोई भी क्वेश्चन पैसेज का गलत नहीं था एग्ज़ाम में, और उसके अलावा रीजनिंग के और असम्पशन रीजन के कोई क्वेश्चन गलत नहीं थे। सो अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप JRF क्लियर कर पाएंगे। JRF के लिए आप ये 1-2 मार्क्स से, 2-3 मार्क्स से आप रह जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सही है, बट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी की आपकी सही अप्रोच होगी, उतना ही आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर द पेपर 1। सो पेपर 1 में डिफरेंट थिंग इज लाइक मैथ एंड रीजनिंग। सो इन दोनों चैप्टर को आप अलग से, मतलब इनको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इनके 5-5 क्वेश्चन लीजिए डेली बेसिस पे और सॉल्व कीजिए। एंड इन द पेपर 2 द पैसेज एंड द असम्पशन रीजन क्वेश्चन यू हैव टू आल्सो सॉल्व 5 क्वेश्चन। पैसेज सॉल्व कीजिए, एक पैसेज पेपर 1 से एंड एक पैसेज पेपर 2 से, and solve all these question, PYQ और mock test और whatever you have the question on the standard time, like the जो एग्ज़ाम का टाइम होता है उस पर सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी माइंड एंड बॉडी उस टाइम के अनुसार वर्क करेगी। सो आप इफेक्टिवली एक अच्छे प्रोडक्टिवली आप जो है एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। सो इसके लिए आप जब लगातार पढ़ते रहेंगे, आपकी माइंड और आपकी बॉडी फिट रहनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से, आपकी जो प्रोडक्टिविटी अच्छी आए और आप लगातार कंटिन्यूस पढ़ पाएँ बहुत लंबे समय तक, 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं। सो फॉर दिस यू हैव टू इंश्योर दैट कि आपकी जो माइंड और आपकी बॉडी है वो फिट रहे। सो फॉर दिस यू हैव टू मैनेज योर टाइम, कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप जॉब कहीं कर रहे हैं, सो आपको कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए। जैसे कि वी आल्सो स्पेंड सो मच टाइम ऑन दी सोशल मीडिया। सो इसकी बजाय कि हम सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर बैठ कर के मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, इसकी बजाय कि आप बुक्स पढ़िए जो ऑटोबायोग्राफी होती हैं ग्रेट पर्सनालिटी की, स्वामी विवेकानंद, BR अम्बेडकर, APJ अब्दुल कलाम, इन सब की आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, बुक्स पढ़िए, इनसे आप इंस्पायर होंगे। सो आप इंस्पायर होइए, मोटिवेट कम होइए, इंस्पायर होइए, बिकॉज मोटिवेट आप होंगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, बट यू हैव टू टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट पर्सनालिटी। सो ऑटोबायोग्राफी पढ़िए आप, इससे आप इंस्पायर होंगे, इनके स्ट्रगल को आप समझेंगे, कितनी स्ट्रगल के साथ ये लोग आगे बढ़े। सो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। एंड फॉर योर बॉडी, एंड सो यू हैव टू आल्सो इन्वॉल्व इन दी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योगा, यू हैव टू परफॉर्म योगा एंड मेडिटेशन। इनको आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, और आप 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपके पास समय है निकालिए मॉर्निंग से, और आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, या फिर कोई आप स्पोर्ट्स खेलते हैं उसको खेलिए, प्ले करिए, जो भी आपका गेम फेवरेट गेम है उसमें इन्वॉल्व रहिए। तो इससे क्या आपका माइंड एंड बॉडी फिट रहेगा, तो आप परफॉर्म अच्छा करेंगे, पढ़ेंगे, आपका पढ़ने में मन लगेगा, आपका जो डिस्ट्रेस लेवल कम रहेगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं। सो यू हैव टू इन्वॉल्व all these activity other, so these are the benefit of the reading the books and the involved in the sports, yoga and meditation practice. So apart from this, जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उससे आप जो चीज़ आपको पढ़ने में समझने में 2 घंटे 4 घंटे लगते हैं उसको आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, और आपका कम समय में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द टू इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो आप इंस्पायर होते हैं,
और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, not to only succeed in the exam but also in the life. Also ensure this. And one more thing that please use the social media very sensibly. अब ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हैं इसमें एडिक्टेड है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो लगातार यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं लगातार। सो ये बहुत ही गलत है, उसका सेंसिबली यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं है, यूज़ करना ज़रूरी है। आपको भी अपडेट रहना चाहिए हर एक चीज़। सो यूज़ सोशल मीडिया वेरी सेंसिबली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और इस केवल स्टडी करने से आप केवल आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। सो प्लीज़ आल्सो इंश्योर ऑल दीज थिंग्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे डिस्कशन।